अभी की फिलहाल स्थिति में हर 2000 कस्टमर पर हमारे यहाँ एक क्लर्क है और प्राइवेट बैंक में कस्टमर इरिटेट होते हैं जिनको आप 10,000 15,000 में आप खटा के उनका लाइफ खराब कर रहे हैं। आप उनकी मानसिक स्थिति देखिए, 9 बजे रात को 8 बजे रात को हमारा स्टाफ जान रहा है, एक एक स्टाफ पर 3-3 4-4 लोगों का बोझ पड़ गया है। बैंकों के कर्मचारी में लगातार कटौती हो रही है। अगर वो भी सरकार नहीं दे पाएगी तो 35 साल 40 साल नौकरी करने का संस्था में कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हम प्राइवेट बैंक से भी और बेहतर सर्विस दे सकते हैं, लेकिन मजबूर हैं। हम कस्टमर से, अपने सारे ग्राहकों से सॉरी बोलते हैं। हमने कोविड में काम किया है सर, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने नोटबंदी में काम किया है। 11 बजे 12 बजे तक लोग काम करते रह गए। इंडियन बैंक में एक 22 साल की लड़की है ना, उनका कोई भविष्य है, वो परमानेंटली टेम्पोररी। नमस्कार, जोहार। मसाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जमशेदपुर में। SBI का जो मेन ब्रांच है विष्णुपुर में, वहाँ उपस्थित हैं। हमारे सामने हैं यहाँ बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों से रिलेटेड यूनियन के पदाधिकारी उपस्थित हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कुछ दिनों से बैंक के स्टाफ और अधिकारी दोनों मिलकर आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन सिर्फ लोकल स्तर पर नहीं, पूरा ऑल इंडिया स्तर पर हो रहा है। तो इस तरह से जो है अभी जो भी डिमांड है इन लोगों का, वो राष्ट्रीय स्तर का डिमांड है और इसलिए जो है सभी यूनियन मिल करके और ये आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। और इस यूनियन में कर्मचारियों का भी यूनियन है, अधिकारियों का भी यूनियन है, सभी यूनियन है। एक यूनाइटेड फोरम बनाया गया है, जिसके बैनर तरह जो है ये आंदोलन हो रहा है और 24-25 को पूरा ऑल इंडिया स्ट्राइक है। आप समझ सकते हैं कि मार्च के महीने में 4 दिन जो है वर्किंग डे का नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में जो सरकार को गहरा चोट लगेगा, तो हो सकता है कि सरकार जो है अभी थोड़ा गंभीर होकर इन लोगों को मांग पर विचार करे। तो सबसे पहले हमारे सामने उपस्थित हैं रिंटू रजक जी, तो अपना परिचय देंगे। बैंक SBI मेन ब्रांच में कार्यरत हैं और ये भी बताएंगे कि ये जो आंदोलन हो रहा है 24-25 को पूरा ऑल इंडिया में जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं यूनाइटेड फोरम और बैंक यूनियन की ओर से, क्या वजह है और किन मांगों को लेकर स्ट्राइक किया जा रहा है। तो रिंटू रजक जी, सबसे पहले आपका मसाल न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद सर। पर अपना कुछ जो मांगे हैं, मुख्य मांगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे पब्लिक। रिंटू रजक है और मैं भारतीय स्टेट बैंक जमशेदपुर के होम लोन सेंटर में पदस्थापित हूँ और मैं UABO का लोकल चैप्टर का कन्वीनर भी हूँ। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपको अपने जो घटक दल हैं उनके माध्यम से अपनी बातों को रखूँ आपके पास। ये हमारी जो जितनी मांगे आप देख रहे हैं, 13 मांगे हैं, उसमें हमारे 7-8 ऐसी मांगे हैं जो काफ़ी पुरानी मांगे हैं। ये कोई हमारी नई मांग नहीं। और जब हम सरकार से मांग करते हैं तो सिर्फ आश्वासन देते हैं। सरकार को हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मौके दिए हैं कि आप हमारी जो अनसुलझे डिमांड्स है उस पर आप बात कीजिए, लेकिन सरकार पता नहीं किस दिशा में है, कहाँ खो गई है कि जो जनमानस की डिमांड है उसको वो इग्नोर करती है। हम डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट की स्थिति बहुत ख़राब है। आप वहाँ परमानेंट नेचर ऑफ जॉब जो है हमारा, उसमें आप अप्रेंटिस और कॉन्ट्रेक्चुअल को मत दीजिए। हमारे बेरोज़गार नौजवान जो पढ़ लिख कर शहर में ऐसे ही घूम रहे हैं, आप उनको नौकरी दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है और फले फूले। हमारी मांगे जो है 5 कार्य दिवस की है, ये भी हमारी काफ़ी पुरानी मांग है। हम चाहते हैं कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ग्रेचुइटी का अमाउंट है 20 लाख, उसको केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 25 लाख तक किया जाए। हम चाहते हैं कि जब हमारा रिक्रूटमेंट होगा तो हमारे पास जो दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे स्टाफ मेंबर्स के साथ, ये सारी कमियां स्टाफ नहीं होने की वजह से है। दुर्व्यवहार मतलब जैसे काम का क्वालिटी को लेकर हो रहा है क्या? कस्टमर इरिटेट होते हैं। हम चाहते हैं कि क्विक सर्विस दें, लेकिन हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है उतना कि हम जल्दी से सर्विस दे सके उनको। तो इस क्रम में कभी कभी सामने वाला कस्टमर आपा खो जाता है तो हमारे साथ एब्यूजिंग करने लगता है, हमारे साथ हिंसा करने लगता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। और इस सारी चीज़ों का मूल कारण जो है वो स्टाफ की कमी से हम जूझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ अप्रेंटिस और कॉन्ट्रेक्चुअल की बहाली के बदले में हमारे जो शिक्षित नौजवान हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको नौकरी दी जाए। हम आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर नहीं है। हम समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको आप 10,000 15,000 में आप खटा के उनका लाइफ खराब कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो हमको पेरोल में समाहित कर ले। बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के सिंहभूम जिला जो इकाई है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, उसके मैं अध्यक्ष हूँ। मैं बहुत दिनों से बैंकों में
काम करता रहा, फिर अभी मैं रिटायर्ड हूँ। बावजूद इसके यूनियन के गतिविधि में मैं संलिप्त हूँ। और आज जो हमारा आंदोलन चल रहा है, सबसे प्रमुख बात यह है कि हमारे कुछ पैसे बढ़ाने के लिए, किसी चीज़ में सेवा शर्तों में कुछ सुधार के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं बहाली के लिए, पर्याप्त बहाली के लिए। सारे लोग जानते हैं कि आज हमारे देश में बेरोजगारी का क्या आलम है, और सब लोग ये भी जानते हैं कि बैंकों में लोगों की, कर्मचारियों की कितनी कमी है। हर कैडर में, चाहे वो अधिकारी कैडर हो या क्लरिकल कैडर हो या आपको सबऑर्डिनेट कैडर हो, इवन यहाँ तक जो पार्ट टाइम जॉब है उसमें भी, वहाँ हम लोग देखते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दे दूँ, क्लियर हो जाएगा। 2013 में 3,98,000 यानी कि 4 लाख के लगभग क्लरिकल कैडर थे, जो कि 2,46,000 हो गया। यानी कि शाखाओं में इतनी बढ़ोतरी हुई, नई नई शाखाएं खुली, नए नए ग्राहक बने, नया नया काम हुआ, लोगों को सेवा, बैंकिंग सेवा मुहैया कराया गया। बावजूद इसके बैंकों के कर्मचारी में लगातार कटौती हो रही है। ये जो है इतना प्रेशर डाल रहा है बैंकिंग सेवा को, उसके निष्पादन में, और कस्टमर इसके लिए सफ़र कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते कि कस्टमर सफ़र करे, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग उस उचित जो सेवा है वो नहीं प्रदान कर पाए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। अभी की फिलहाल स्थिति में हर 2000 कस्टमर पर हमारे यहाँ एक क्लर्क है। 2000 पर एक, और प्राइवेट बैंक में हर 300 में एक। आप सोच सकते हैं, हर 2000 में एक और प्राइवेट बैंक में हर 300 में एक, तो वहाँ की बड़ाई लोग क्यों ना करें। कस्टमर जब हम सुनते हैं कि प्राइवेट बैंक की बड़ाई करते हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक में बोलते हैं वहाँ काम नहीं होता है या काम में डिले होता है, उसकी वजह यह है। और तमाम जितने सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, या मान लीजिए मुद्रा लोन स्कीम हो, तमाम चीज जो है बैंकों के माध्यम से किया जाता है। वो तमाम जो स्कीम्स हैं जिसको दिखा करके सरकार अपना वोट बटोरती है, राजनीतिक फायदा जो लेते हैं, बिल्कुल उसका काम, तमाम काम को बैंक किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज थोड़ा बताइए कि अभी तक जो है पिछले 10 वर्ष का और अभी में कितने कर्मचारियों का जो है आपके यहाँ जो है कमी हुई है, उसके बारे में बताइए। अगर मैं 2013 से लेकर 2024 तक की बात करूं तो 2013 में हमारे पास 8,86,490 स्टाफ हुआ करते थे, जो आज की डेट में 7,46,689 है। तो हम घटे हैं 1,39,811 से। उसी तरह प्राइवेट बैंक की बात भी अब कंपेयर करना जरूरी है। जब हमारी तुलना होती है तो मुझे ये भी बताना जरूरी है कि प्राइवेट, हमारी प्रतिस्पर्धा जो है, हमारा जो कंपटीशन है, ये प्राइवेट बैंकों के साथ में है, जो कि ना जनधन करते हैं, ना किसी सरकारी कार्यक्रम का वो लोग संज्ञान लेते हैं। तो जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसका कार्यान्वयन जो है हम सभी सरकारी बैंक मिलकर करते हैं। तो अब मैं बताता हूं प्राइवेट बैंक की स्थिति क्या है। जो 2013 में थी 2,29,124 थी और 2024 में 8,46,530 हो गई। तो कितने से प्लस हो गए हूँ? 6,17,406 से प्लस हो गए, और उस जगह हम 1,39,811 से कम हुए। जब हम आपको अच्छी सेवा देंगे तो हमारे पास पर्याप्त स्टाफ की भी आवश्यकता होनी चाहिए। तो आप स्टाफ की रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, आप हम पर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, नए नए काम सौंप रहे हैं। तो हमारी भी मनस्थिति, आज हम जब 10 बजे या 9 बजे ऑफिस आते हैं तो आप उनकी मानसिक स्थिति देखिए। 9 बजे रात को, 8 बजे रात को हमारा स्टाफ जान रहे हैं। एक एक स्टाफ पर 3-3, 4-4 लोगों का बोझ पड़ गया है। वर्कलोड काफी बड़ा है, काफी वर्कलोड बढ़ गया है। और इसी वर्कलोड को कम करने के लिए हम चाहते हैं कि समाज से पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ आए और हमारा सहयोग भी करें। हमारा जो आंदोलन हो रहा है, 7 फरवरी से हम आंदोलन के रास्ते पे हैं। सरकार को हमने बहुत सारे ऐसे मौके दिए चुके हैं अभी तक में। काफी दिन हो गया है, फरवरी 7 के बाद में 24 और 25 को हमारा स्ट्राइक है ऑल इंडिया। इसके बाद भी आज हमारा रीजनल लेबर कमिश्नर में दिल्ली के साथ में मीटिंग चल रही है, और उसमें जितने भी पार्टियां हैं उन सारे लोगों को बुलाया गया है। अगर किसी कारण से वो सफल हो जाता है तो हम चाहें कि हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हम भी नहीं चाहते हैं कि समाज में इस तरह का अनरेस्ट पैदा हो, लोग हम लोग के बारे में ये नहीं सोचे कि आप काम करते नहीं है। लेकिन 7 फरवरी से अभी तक का समय इतना हो गया, उसके बाद भी हम नई मांग नहीं रख रहे हैं। नई मांग हम इसलिए नहीं रख रहे हैं कि सरकार हमारी पुरानी मांग नहीं सुन रहे हैं। हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम मैं आपको बता दूं,
2010 के बाद में हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम आ गया। आप 2010 से के बाद, अगस्त 2010 के बाद से ये हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम जो खत्म हो गया और जितने लोग नए ज्वाइन किए हैं वो सबको न्यू पेंशन स्कीम में डाला गया है। इनका पैसा जो शेयर बाजार में जाएगा वहां से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उस पर इनका पेंशन मिलेगा। इसी तरह जो एमएलए और एमपीज हुआ करते हैं वो 1 साल के लिए बने या 6 महीने के लिए बने तो उनको जीवन भर आप पेंशन देते हैं। तो एक ही देश में दो तरह की नीति अच्छी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा नया स्टाफ 2010 के बाद ज्वाइन किया है, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर यही एक चीज उनके पास बचा हुआ है कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको पेंशन मिले। अगर वो भी सरकार नहीं दे पाएगी तो 35 साल 40 साल नौकरी करने का संस्था में कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मैं स्टेट बैंक ऑफिसर एसोसिएशन रांची जोन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, हम लोग ने मजबूर होकर स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है क्योंकि जो 8 मार्च 2024 को हमारा एमओयू हुआ था आईबीए के साथ, उसमें बहुत सारे रेसिडुअल इशू अभी बचा रह गया है। जैसे उसमें सबसे पहले कि जितने भी हम लोग नेशन बिल्डअप करने के लिए काम पीएसयू करते हैं, पीएसयू का ही निर्माण हुआ था कि नेशन का बिल्डअप करने के लिए, और हम लोग कर रहे हैं। आज की डेट में हमारा 12 पीएसयू बैंक है। कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो आज की डेट में लॉस है। हम लोग आज की डेट में लाखों करोड़ रुपया प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन सरकार का कान पर जू नहीं। हम लोग की जब भी डिमांड होती है उनके कान पर जू तक नहीं रखा है। आज जितने उनके सारे जो भी स्कीम है, जनधन, हम लोग करोड़ों खाता पीएसयू बैंक ने खोला। प्राइवेट बैंक की तुलना देखिएगा तो नगण्य है। आज मनरेगा का है, सब्सिडी का है, जो भी सब्सिडी आज मैया योजना या बहना योजना जो भी MSME में भी बहुत देते हैं। हाँ, जितने मुद्रे लोन है, जितने हम लोग स्टार्टअप का है, सारा पीएसयू बैंक के थ्रू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सुरक्षा, आज कस्टमर का मास, हमारा जो कस्टमर बेस है प्राइवेट बैंक की तुलना में काफ़ी अधिक है। 10 गुना पर एम्प्लॉय यदि देखिएगा तो 10 गुना है, जिसके चलते जितना हम कस्टमर सर्विस देना चाहते हैं, हमारे यहाँ एम्प्लॉय कम रहने के चलते उतना हम अपने कस्टमर को नहीं दे पा रहे हैं। उन लोग का आक्रोश आता है डिले होने पर, किसी कारण से हुआ तो असुरक्षित हम लोग महसूस करते हैं। और ढेर सारे शाखाएं में देखिएगा कि अप्रिय घटना हमारे बैंक कर्मचारी और अधिकारियों के साथ हो रहा है। हम लोग सुरक्षा की मांग करते हैं कि सफिशिएंट स्टाफ यदि हमारे पास रहेगा तो हम भी बेहतर कस्टमर देके हम प्राइवेट बैंक से भी और बेहतर सर्विस दे सकते हैं। आज हमारा ये फरवरी से ही स्टार्ट है ये जो स्ट्राइक का प्रोग्राम, कि धीरे धीरे हम लोग गवर्नमेंट के किसी दिन भी कान पर जू रखें कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कस्टमर को किसी तरह का सर्विस किसी भी दिन हैम्पर हो, लेकिन मजबूर है। हम कस्टमर से, अपने सारे ग्राहकों से सॉरी बोलते हैं कि मजबूर होकर हमको स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है। अधिक आप लोग सपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट के पास जाइए कि जो भी आज सेवा असुरक्षित, उनकी जो भी पैसा सुरक्षित है पीएसयू बैंक में, कि उनका जो सुरक्षा, उनका कस्टमर सर्विस के बेहतर के लिए हमारे डिमांड में वो सपोर्ट करें। थोड़ी बहुत जो बाधाएं हैं उनके लिए हम अपने ग्राहकों से सॉरी बोलते हैं, और हम ये प्रयास प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने ग्राहकों के द्वारा अपील करते हैं कि हमारे डिमांड में वो सपोर्ट करें। बैंक में यहाँ पर आपको नोटबंदी हुआ, नोटबंदी में काम बढ़ गए, पुराने नोट को लेकर के उसको खत्म करना था, नया नोट देना था। 11 बजे 12 बजे तक लोग काम करते रह गए बिना कोई ओवर टाइम का। उसके बाद कोरोना आया, जिसमें कि काफी लोग, हमारे लोग भी शहीद हो गए, मारे गए। बावजूद उसके हम लोग सेवा प्रदान करते रहे। पब्लिक सेक्टर बैंक ही ऐसा बैंक है जिसमें लगातार आप देखिएगा हमेशा जनता को या कस्टमर को सेवा प्रदान करती रहेगी। बावजूद इसके यहाँ बहाली नहीं होती है, यहाँ सेवा शर्तों में कोई सुधार नहीं होता है। इसीलिए हम लोग मजबूर हो गए इन सवालों को लेकर आंदोलन करने के लिए। पूवी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले, जिसमें सारे संगठन, देश के कार्यरत जितने सारे अधिकारी संगठन, कर्मचारी संगठन, माने अधीनस्थ कर्मचारी संगठन, तमाम लोग मिल करके योग का गठन किया है। और योग का आह्वान है कि हम लोग 24-25 को हड़ताल करें। उसके पहले हम लोगों ने कई एक बड़ा जमात की है, हम लोगों ने रैलियां निकाली है, हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, हम लोगों ने बैज वेयरिंग किया है। ये सब तमाम चलता है। आप जीडीपी की स्थिति आप देख लीजिए,
2020-21 में जो हमारा जीडीपी का रेशियो था 7.3% था। उसके बाद 2021-22 में हमारा 8.7 आया जीडीपी, 2022-23 में हमारा 7% रहा और 2023 और 24 में 8.2% है। तो सरकार को जीडीपी के बारे में हमारी जो काम करने की क्षमता है, योग्यता है, उसको इनकैश करना चाहिए, ना कि हमारा स्टाफ कम करके, हमारा स्टाफ जो कम कर रहे हैं आप, तो हमारी तो कैपेबिलिटी भी घटेगी नहीं, हमारी कार्य क्षमता घटेगी। तो जितने सुदूर एरियाज में देख लीजिए, गांव से गांव तक में आप जाके देख लीजिए, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही कार्यरत है, प्राइवेट बैंक वहां नहीं काम करते हैं। प्राइवेट बैंक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग संस्था बनकर रह गई है। और सरकार की क्या मंशा है मुझे पता नहीं। मैं तो बोलता हूं कि एनपीए में भी सरकार जो है अपने कॉरपोरेट साथियों का योगदान दे रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं। हमारा एनपीए जो है वो कम करने के लिए उनका लोन आप माफ़ करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारा उनसे रिकवरी हो पैसा, क्योंकि वो लोग सक्षम हैं, देनदार लोग हैं। अडानी, अंबानी, ऐसे बहुत सारे लोग भाग जाते हैं विदेश। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ऐसे सरीखे लोग जो है यहाँ से पैसा लेके, सरकार का पैसा नहीं, ये पब्लिक का पैसा है। हम चाहते हैं कि उनकी जो अचल संपत्ति है उनको कुर्क किया जाए, उनको जब्त किया जाए, उनको बेचकर ये कस्टमर को वापस दिया जाए। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो आज मीटिंग चल रही है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी बात को सरकार जरूर सुने, क्योंकि इसमें एक भी इनजेन्युइन मांग नहीं है हमारी, और हम अपने लिए स्ट्राइक पर नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा आज रिजॉल्व अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है तो हम अपनी सेवाएं देने के लिए, अनवरत सेवा देने के लिए, हमने कोविड में काम किया है सर, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने नोटबंदी में काम किया है, बिना रुके लगातार हम लोगों ने अपने साथियों को गंवाया है कोविड में, लेकिन एक दिन भी हम लोग जो है ऑफ नहीं हुए। सरकार भी इस चीज को मानती है, लेकिन जब हमारी मांग की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। ये बहुत दुखदायी है। हम चाहते हैं कि हमारा जो 5 दिन का कार्य दिवस है, हमारा जो स्टाफ रिक्रूटमेंट है, हमारा छोटा छोटा मुद्दा है ओपीएस है, इसको जरूर पूरा कर दे सरकार। अगर ये आज मान लेती है तो कल हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है इसको विड्रॉ करने के लिए जरूर प्रयास करेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर आपके यहाँ जो बहाली हुई है, तो वह किस तरह का काम करते हैं? क्या उससे बैंक जो काम काज में है, अगर मान लीजिए किसी तरह कुछ ऐसा नुकसान होता है तो भरपाई कौन करेगा उस समय? देखिए, ये बहुत ही बड़ा जोखिमपूर्ण काम हो रहा है। जो अप्रेंटिस के नाम पर जिन लोगों को रखा गया है, अभी अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ से दूर जाएं, इंडियन बैंक में ये क्लरिकल लोग फ्रंटल बैंकर होते हैं, जो सबसे पहले आगे कस्टमर का सामना करते हैं और उनको सेवा देते हैं। वहाँ पर अप्रेंटिस को बैठाया जाता है। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ताज़ा उदाहरण है इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक में एक 22 साल की लड़की है जिनको 14-15 हज़ार रुपया दे करके और उनका क्लरिकल काम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर वो जानती भी नहीं है, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया है, ना उनका कोई भविष्य है, वो परमानेंटली टेम्पोररी है। आप मेरी बात को समझे ना? नहीं तो इसको तो हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि उसका काम का क्वालिटी तो घटेगा जी, काम का क्वालिटी घटेगा, लोग पजल्ड हो गए, लोगों का विश्वास जो है जो सरकारी बैंक के खिलाफ होता चला जाएगा, विश्वास जो बना हुआ है इतने दिनों से वो घटेगा। इसका मतलब कि जानबूझ करके कि जो सरकारी बैंक है, जो 1969 में जिसको राष्ट्रीयकरण किया गया, उसको क्वालिटी को इतना घटा दो कि लोग जबरदस्ती जो है वो प्राइवेट बैंक में जाए। यही तो कहना है सरकार का, इसका मकसद यही है। बिल्कुल। इसीलिए सबसे आम चीज है कि सर बैंक का सीक्रेट बाहर जाएगा। हाँ, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हैं वो बैंक का सारा डाटा बाहर भेज देंगे, और जो पब्लिक का मनी है, कितना पैसा किनका है, क्या है, आजकल साइबर फ्रॉड क्यों बढ़ गया है सर? बैंक का सीक्रेट जब बाहर नहीं जाएगा तो कैसे कोई जान जाएगा कि इतना इनका पैसा है? तो सबसे ज्यादा बड़ा थ्रेट हमको वहां लगता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल के बदले में परमानेंट होना ही चाहिए। क्या कि बैंक का किनका कितना पैसा है, कितना रुपया है, किनका फिक्स डिपॉजिट कितना है, कितना लोन है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल लोग आएंगे तो इनके बैंक के साथ तो सहानुभूति रखेंगे नहीं, तो ये डाटा कहीं ना कहीं शेयर कर सकते हैं। और इसी कारण से साइबर फ्रॉड की संख्या देख रहे बढ़ती जा रही है। मेरा वहां कहना है कि परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में कॉन्ट्रेक्चुअल की बहाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरा कहना है कि अप्रेंटिस रख करके, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट रख करके आप परमानेंट बहाली का विकल्प नहीं ढूंढ सकते हैं। परमानेंट एम्प्लॉय जो है या परमानेंट अधिकारी जो है वो बैंक के कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। उनको एक संकल्प लेना होता है कि बैंक की जो गोपनीयता है, कस्टमर की जो गोपनीयता है,
उसको हम साझा नहीं करेंगे। लेकिन इनके पास कोई उस तरह का संकल्प लेने की बात नहीं है। वो बिल्कुल साथी रिंटू जी ने जो कहा है वो हायर एंड फायर बेसिस पर, मैंने कहा ना, सबसे परमानेंट टेम्पोररी वर्कर है तो बैंक में अभी ग्रेजुएटी वाले हैं, अप्रेंटिस वाले हैं, बैंक में वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है। हम लोग इसके विरोध में हैं। और हम ये मैं बता दूं, हम लोग प्राइवेट बैंक के विरोध में नहीं है, लेकिन हम लोग प्राइवेट बैंक को जो प्रोत्साहित किया जा रहा है अलग अलग नीतियों के माध्यम से, पर्याप्त बहालियों के माध्यम से, उनको जो है अलग अलग सुविधा दे करके, जो कि जिससे वंचित हो रहा है पब्लिक सेक्टर के बैंक से। जबकि सच्चाई यह है अभी तक 75% ऑफ द टोटल बैंकिंग एक्टिविटीज वो है पब्लिक सेक्टर बैंक कर रहे हैं। आपको 40% ऑफ द टोटल एडवांस वो प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है, वो देने वाला कौन है? पब्लिक सेक्टर बैंक। जबकि प्राइवेट बैंक के साथ इस तरह का कोई नहीं है। वो 30% देते भी हैं, न भी देते हैं। लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर के बिना, कृषि क्षेत्र के बिना और जो MSME है उसके बिना हमारा देश का अर्थनीति का विकास संभव नहीं है। और आपने एक बात कही, मैं खत्म करने के पहले बता दूं, 1969 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय कितनी शाखाएं थी, कितने लोग बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए थे, उस समय बैंक को कितना प्रॉफिट मिलता था, और आज कितनी शाखाएं हैं, कितने लोग जुड़ गए बैंकिंग सेवा से, और बैंक को, सरकार को कितना डिविडेंड मिल रहा है बैंक से। ये दोनों की अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो साफ हो जाएगा कि राष्ट्रीयकरण ही एकमात्र सॉल्यूशन था जो उस समय किया गया था, और उसके लाइन पर, उसके बल पर हम लोग आगे बढ़ते गए। और आज मनरेगा बोलिए, फूड सिक्योरिटी बोलिए, जो भी काम बोलिए, आज जो बैंक में जो भी कुछ आत्मनिर्भरता बनी है, निश्चित तौर पर उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं। और एक बात मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा साजिश रची जा रही है, बड़ी साजिश, वो ये है कि प्रॉफिट लिंकिंग स्कीम, यानी कि इसी बैंक में, स्टेट बैंक में ज़्यादा प्रॉफिट हो तो उनके लोगों को ज़्यादा, बैंक ऑफ बड़ौदा में कम हो तो उनके लोगों को कम, या इंडियन बैंक में कम हो या यूको बैंक में कम हो, वो हम लोग इसके घोर विरोधी हैं। हम लोगों ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग बनाया। हम लोग जो समझौता करते हैं उसमें तमाम बैंकों के लोग शामिल हैं। हम लोग किसी को छोड़ते नहीं है। एक बार प्रयास हुआ था 3 बैंकों को छोड़ने का, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक और यूको बैंक, लेकिन हम लोगों ने उसका विरोध करके फिर बाइपार्टाइट के दायरे में उन लोगों को लाया। ये है कहानी, इतिहास। उस इतिहास से हम लोग यही सबक ले सकते हैं कि हम लोग एक रहेंगे देश के हित में, अपने हित में भी, और देश के ग्राहकों के हित में। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना है कि जो 24-25 को जो हड़ताल होने जा रहा है पूरी इंडिया में, उससे रिलेटेड हमने बातें की, और बातों से यह स्पष्ट हुआ कि इनका जो मुख्य मांग है पूरे देश के लिए है, खासकर बेरोजगार नौजवान लोगों के लिए है, बहाली के लिए है। जहां सरकार एक तरफ जो है बेरोजगारी की संख्या बहुत बढ़ाते चले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो 1-1.5 लाख जो है वैकेंट पोस्ट है, उसकी बहाली के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आप लोग से आग्रह होगा, आम पब्लिक से हमारा आग्रह होगा, आपसे भी आग्रह होगा कि इस आंदोलन में इसका साथ दीजिए, और आने वाला दिनों में भी जो है उस तरह साथ निभाते रहिए, ताकि जो है ये राष्ट्रीय बैंक फले फूले, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान को नौकरी मिले और उसका भविष्य सुरक्षित रहे।